स्थिति आए कि जादू जैसी चीज को पढ़ाया जाए। अक्सर घरों में एक बात कही जाती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, वो घटित हुआ है, तो किसी ने आपके ऊपर जादू करा दिया। जो इसका जो सबसे लास्ट स्टेज होता है मास हिप्नोटिज्म, जो बोलते हैं कि एक साथ इतने लोग बैठे हैं, सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना। देखिए, जादू क्या है कि ये एक तार्किक शक्ति बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन जब भी कोई राजस्थान में ऐसी घटना होती है जो राजनीति हो और राजनीति समझ से परे हो, तो कहा जाता है कि गहलोत साहब ने जादू किया है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आप उनकी जो वीडियोस देखिए दरबार की, तो जो चीजें करते हैं सेम ऐसा ही करने वाले बहुत सारे मेंटलिस्ट मैजिशियन हैं जो सेम चीजें करते हैं। क्या लगता है, मोदी जी मास हिप्नोटाइज करते हैं? इतने सारे लोगों को एक साथ बांध कर जो रख लेते हैं। कभी कभी क्या है कि हम लोग भी जिस काम में, इसमें हमारे कंपटीटर्स होते हैं जो अलग अलग तरह की ऐसी गतिविधियां करते हैं कि आपका काम ठीक नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज आप मेरे साथ इंस्पायरिंग इंडिया सीरीज में एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिसमें शब्द बोलता चला जाऊं कि इंस्पायरिंग इंडियन शो, तो वास्तविकता में शो अगर कहीं शब्द से उठाया गया हो तो वो निकल कर आता है जादूगर ओपी शर्मा शो। तो स्वागत करते हैं आज हमारे साथ आज एक खास मेहमान का। नाम है जिनका जादूगर ओपी शर्मा। चर्चा होगी आपके साथ बहुत से विषय पर और उन प्रमुख विषयों में सबसे बड़े विषय ये होंगे, जादू असल में होता क्या है, आजकल जो कैमरों पर दिखाया जा रहा है जिसे अंधविश्वास के रूप में लोगों को बरगलाने का रूप दिया जा रहा है, ये विज्ञान है। आपका जादू अन्य जादुओं से किस तरह अलग है? दुनिया भर में इतने सारे आपने शोज किए, आफ्टर ऑल प्रबंधन कैसे करते हैं, लोगों के साथ आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन सारी बातों का आज के सेशन में जिक्र होगा। हम ऑन स्टेज हैं जहां से जादू किया जाता है। उम्मीद की जाएगी कि हमारे साथ कोई ऐसा जादू ना हो कि मेरी कहानी बीच में रह जाए और आप ब्लैंक स्क्रीन देखते रह जाएं। फिर भी स्वागत है हमारे साथ जादूगर ओपी शर्मा जी का। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आपकी इस जयपुर शहर में हम लोग 6वीं बार अपना ये शो लेकर आए हैं और ख़ासतौर से राजस्थान की जो धरती है ये बहुत कला प्रेमी है और कलाकारों का यहाँ बहुत सम्मान होता है। प्रेम के साथ सम्मान भी बहुत है कलाकारों का। तो हम लोग को तो बड़ा रास आता है जयपुर शहर और इसीलिए समय समय पर हम लोग आते रहते हैं। और अभी भी लगभग 1 महीना हो गया यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में हम लोग को शो करते हुए। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत सराहा और बहुत सारी संस्थाओं ने मान सम्मान भी दिया, तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आपने शुरुआत में ही ये जानकारी दे दी कि आप जयपुर में हैं, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हैं और बिरला ऑडिटोरियम में आज से 2 दिन पहले मेरे परिवार के सदस्य आपके शो को देखने के लिए आए थे। उनके चेहरे पर जो खुशी का भाव था वो मुझे यहाँ तक आने से रोक नहीं पाया। मेरी दोनों बच्चियां, घर के और छोटे बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपकी सारी काबिलियत बता रहे थे। मुझे वाकई में लगा कि ये वो विधा है जिस पर चर्चा होना अति आवश्यक है। तो जादूगर साहब, शुरुआत से शुरू करेंगे आपके जीवन के कुछ प्रेरणादायक किस्से। क्योंकि हमारा जो ये पर्टिकुलर चैनल है जिसका नाम ही अंकित इंस्पायर इंडिया है, उद्देश्य रहता है कि देश की जितनी महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश में किसी ना किसी प्रकार से सकारात्मक योगदान दिया है, उन सबके बारे में यहाँ पर जिक्र हो, अधिकतम लोगों को लाने का प्रयास हो। तो इसी क्रम में हम आज आपके साथ हैं। पहला सवाल आपसे ही है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है और जादुई जगत में मुझे जादूगर ओपी शर्मा जूनियर के नाम से लोग जानते हैं। जो व्यक्तिगत संपर्क के लोग हैं वो मेरा निक नेम है मुन्ना, उस नाम से भी जानते हैं। तो ये सत्यप्रकाश ओपी शर्मा ये थोड़ा सा कैसे बन गया, मतलब ये क्या है? ये ओपी शर्मा हमारे पिताजी का नाम है और हम लोग उनके ही नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ओपी शर्मा जूनियर के नाम से शो करते हैं। अच्छा, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बाई बर्थ तो हम लोग यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के हैं, लेकिन लगभग 50 सालों से कानपुर में है। अच्छा, 50 सालों से आप कानपुर में हैं? जी। तो एक तरह से यूपी के अंदर अगर ये शहर कानपुर पहचाना जाए तो ये अतिशोक्ति होगी कि साहब ओपी शर्मा जी का शो वहां पर आपको मिल जाएगा। कानपुर में हमारा जो निवास है, हमारा मुख्यालय है, वो भूत बंगला के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और बहुत चर्चित है। 1992 में ये बन के तैयार हुआ था, लगभग 3.5 साल इसको लगा था बनने में और ये मेरे पिताजी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था। और पूरा उसको डिजाइन भी हमारे पिताजी ने किया था और खुद लग के उसको तैयार कराया और उसकी बड़ी चर्चा रही बहुत दिनों तक। कोरोना तक हम लोग उसमें आम पब्लिक को अलाउड करते थे, लोग विजिट करते थे। कुछ दिन हम लोगों ने उसके कुछ टिकट भी रखे थे, लेकिन बाद में फ्री कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के बाद से फिर बंद कर दिया उसको, मतलब आम पब्लिक के लिए। उसमें हमारा मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, सारी गतिविधियां वहीं से होती हैं। जो जादू का हमारा शोध तंत्र है वो भी वहीं से काम करता है।
लाइब्रेरी है, म्यूजियम है। ऐसे में आपके चेहरे पर मैं जिस तरह से अभी आपका श्रृंगार देख रहा हूँ, गर्मी के इस सीजन में आपने जो वस्त्र धारण किए हैं, निश्चित ही इनकी भी कुछ गर्मी होगी। बहुत आपने जो सर पर ये ताज धारण किया हुआ है, कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे इससे पूरी तरह से काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, बड़े स्तर पे इसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी, और जो लोग चाहते हैं इस तरह का, उनका सहयोग सरकार को लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत पुराने समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं, और बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क है जो चाहता नहीं कि इस तरह की स्थिति आए कि जादू जैसी चीज़ को लोगों को पढ़ाया जाए। अभी जो आपने बोला ना, जादू पढ़ाया जाए, इस बात को लेकर के लोग अभी भी कन्विंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं है कि क्यों पढ़ाया जाए। आपका जो तर्क है, जिसको मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि अंधविश्वास से बचने के लिए पढ़ाया जाए। बताएं कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, और बहुत सारे कॉलेज हैं, उसमें मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि लोग मैकेनिक बन करके काम सुधार पाते हैं, मशीनों को समझ पाते हैं, मशीन बना पाते हैं। ऐसे ही किसी नए जादू की शोध के लिए उसकी जो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो पढ़ाया जाए, तो लोग बहुत सारे ऐसे तैयार होंगे जो जादू का प्रदर्शन करेंगे। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनता है तो वो एक फैक्ट्री डालता है, प्रोडक्शन करता है। ऐसे ही जादूगर तैयार होगा तो वो बहुत सारे जादू के शोध करेगा। आप इसे एज ए स्किल खुद के काम के लिए, काम में आने वाली विधा के रूप में विकसित करने की बात कह रहे हैं? जी नहीं, बच्चों के अंदर, और आप बड़ों के लिए भी कह सकते हैं कि ये एक तार्किक शक्ति बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कि कोई बच्चा शो देखता है, बड़े भी कोई भी शो देखते हैं, तो ऐसा नहीं शो देखा और जाके सो गए। जो जुझारू टाइप के लोग होते हैं वो जाते हैं, बल्कि कुछ प्रयोग करते हैं, अपने से भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा, और जो कुछ कोई आदमी इस तरह से चाहता है उसको करना, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। आपने प्रयोग की बात की। प्रयोग विज्ञान को मजबूत बनाते हैं। जादू विज्ञान है या चमत्कार है? पूरी तरह से विज्ञान है। जादू की जो परिभाषा है वो कि जादू एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, और इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप से प्रदर्शन किया जाता है। चमत्कृत करने की जब बात आती है तो हम बहुत से ऐसे गुरुओं को, बाबाओं को, कई जगह मौलवियों को, कई जगह पादरियों को इस तरह के सीन करते हुए देखते हैं, जो चमत्कृत करने की वजह से लोगों को हजारों की संख्या में अपने पीछे दरबार में लगा के बैठते हैं। देखिए क्या है कि वो जो कर रहे हैं वो मैजिक का एक आर्ट फॉर्म है। मैजिक में अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हैं। तो एक मेंटलिज्म, एक हम लोग के मैजिक में एक टाइप ऑफ आर्ट है मैजिक में। उसके अंदर होता ही यही है कि आपसे बातचीत करके आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, वो बताया जाता है। वो लोग भी यही करते हैं। मैं सीधे तौर पे उदाहरण लूंगा कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आप उनकी जो वीडियोस देखिए दरबार की, तो जो चीजें करते हैं सेम ऐसा ही करने वाले बहुत सारे मेंटलिस्ट मैजिशियन हैं जो भी आती थी। लेकिन हमने जब से इस काम को संभाला तब से जो कमर्शियल स्टेज शो होता है उस पे ही काम किया और उसी को ही आगे बढ़ाया। अभी कितने लोगों की टीम है आपके साथ? ये करीब 80 लोगों की टीम है। अच्छा, जिनका एक संयुक्त प्रयास होता है जिससे आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जी। जो स्टेज के पार बैठे हुए लोगों को एकदम आश्चर्यचकित विस्मय में डाल देता है कि ये क्या हो गया है। ऐसे केस में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप स्टेज पर कोई शो कर रहे हो और वो इल्यूजन क्रिएट नहीं हुआ हो? ऐसा लाइव शो में तो हम लोग के साथ नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में या कुछ नई चीजें जब तैयार कर रहे हैं उसमें ये चीजें होती रहती है। हमारे पास 6 गोडाउन्स हैं, केवल मैजिक का सामान भरा पड़ा है। इतना सारा सामान हम लोग बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो लेकिन प्रदर्शित वही करते हैं जो हमारा एकदम मास्टरपीस आइटम होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने प्रदर्शन में हो, क्योंकि आपने 40,000 शो किए हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने हो और चिल्लाने लगा हो कि ये तो ये किया है, ये तो ये किया है, मैंने पता लगा लिया है, कुछ ऐसा कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट हुई आपके साथ? होती है ऐसी। अभी यही शो कर रहे थे, एक दिन एक व्यक्ति पीछे से वहाँ लास्ट में रो में बैठा था, उसने शो में एक आवाज़ मारी कि शर्मा जी मज़ा नहीं आ रहा है। तो हर तरीके के लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद 1-2 आइटम हमने और दिखाया, फिर उसने बोला शर्मा जी मज़ा नहीं आया। तो भाई और भी पब्लिक डिस्ट्रैक्ट होती है, तो भाई हमें उसका संज्ञान लेना पड़ा। हमने कहा भाई आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप काउंटर पे जाइए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आप आराम से घर बैठिए, जादू मत देखिए, ताकि जो दूसरे लोग जिनको मज़ा आ रहा है उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और अशोक गहलोत जी आए थे और जैसे ही मंच पे चढ़े तो पीछे से कुछ लोग चिल्लाने लगे, भाई हमने पैसा पॉलिटिकल कार्यक्रम देखने के लिए नहीं दिया है, हम मैजिक देखने आए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने खड़ी है और आप इस तरह से, तो वो इस तरह की चीजें तो होती हैं। ऐसे में आप लोग जब इस तरह का क्राउड प्रबंधन कर रहे होते हैं, ये जो आप बात कहने जा रहे हैं,
कि हमें ऐसे सिचुएशन में हमको ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, हाँ ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो कभी कभी बहुत 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 विपरीत स्थितियां भी रहती हैं। कभी कभी क्या है कि हम लोग भी जिस काम में है इसमें हमारे कंपटीटर्स होते हैं जो अलग अलग तरह की ऐसी गतिविधियां करते हैं कि आपका काम ठीक नहीं हो। यही चैलेंजेस जो हैं आपको आगे जब पहुंचते हैं तो आपको फेस करना पता होता है, तभी आप पहुंच पाते हैं। हर कलाकार के जीवन में उसके रंगमंच के अलावा भी एक जीवन होता है। आपका जीवन कैसा है? दुनिया को खुशी देते हो, हंसी सबके चेहरे पर लाते हो? ये बिल्कुल सही है हाँ। कि हम लोग का जो व्यक्तिगत जीवन है ये बहुत ही समर्पण वाला है, और जो आम आदमी जो अपनी जिंदगी जीता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। हमारे लिए कोई भी त्योहार नहीं होता है। जैसे संडे के दिन सब लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग संडे को ज़्यादा काम करते हैं। त्योहारों में बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हुए भी घर नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे घर के फंक्शंस होते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो मतलब एक हमारे साथ बहुत अच्छा रहा कि बच्चों के साथ नहीं रहे, फिर भी बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी सिचुएशन में अपने आप को रखा। उसके पीछे भी लॉजिक उनके लिए ये रहा कि कि भाई अगर पिताजी हम लोग को समय नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो त्याग उनको करना पड़ रहा है। कोई ऐसा वाकया जीवन में कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको अचानक कोई बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिली, लेकिन आप परफॉर्मेंस ना छोड़े? जो हमारे जीवन का सबसे नजदीक शख्स मेरे पिताजी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, और उनको जब कोरोना के टाइम में कोरोना हुआ। कोरोना तो हम लोग के घर में लगभग सभी को हुआ, लेकिन फिर उनको भी हो गया। उनकी पहले से भी कुछ बीमारियां थी, तो कोरोना हो गया। तो फिर हम लोग कानपुर में उनको कई हॉस्पिटलों में 3-4 दिन के अंदर अलग अलग अस्पतालों में उनको इलाज कराया। हॉस्पिटल बदलते रहे लेकिन कोई प्रॉपर सही इलाज नहीं मिला। अचानक सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उनको रातों रात हम लोग दिल्ली ले गए। उनका करीब 1.5-2 महीने इलाज चला, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन जो उनका अंतिम समय था, उस समय ना चाहते हुए भी क्या था कि शो चल रहे थे। मतलब हम लोग ये सोच रहे थे, घर परिवार भी तबीयत खराब थी, ये तो कि शो बंद करके आते हैं। फिर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो गया, तो बच्चों की ये स्थिति ऐसी थी कि जब कोरोना आया हम लोग सब काम बंद करके, और इसी जयपुर में हमारा कोरोना पे जो कोरोना था 2020 का, रविंद्र मंच की मेरी बुकिंग थी अप्रैल मई 2 महीने की, पैसा ऐसा सब जमा था। भरतपुर में हमारा शो हुआ, उसके बाद हम लोग मार्च में हम लोग ब्रेक रखते हैं होली और एग्जाम की वजह से। तो सब लोग, अच्छी बात यह थी कि सारी टीम अपने अपने घर थी, और यहाँ शो स्टार्ट होना था अप्रैल मई में, और कोरोना आया। तो शुरू में 2-3 महीने तो बड़ा मजा आया, घर जाने का मौका जो मिला। इतना रिलैक्स टाइम कभी लाइफ में मिला ही नहीं था। तो 3 महीने तो टाइम को बड़ा एंजॉय किया, मूवीज देखी, खूब योगा किया, और अपनी बॉडी पे जो कर सकते थे बेहतर वो सब चीजें की। तो 3 महीने तो बहुत टाइम एंजॉय किया। 3 महीने के बाद ये हुआ कि चलो बड़ा अच्छा टाइम मिला, कुछ प्लानिंग अच्छी करते हैं, आगे बिजनेस कैसे करेंगे, कब कहाँ शो करेंगे, कैसे शो करेंगे। तो लैपटॉप खोलते थे, थोड़ी देर काम करते थे, फिर ये होता था कि ये चालू कब होगा, यही नहीं समझ में आ रहा, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, अपनी प्लानिंग को पहली डेट क्या डालें। फिर लैपटॉप बंद हो जाता था, फिर दूसरे दिन फ्री होता था, यार टाइम है, कुछ ना कुछ तो प्लान करो। फिर खोला, फिर कुछ दूसरे डायरेक्शन से गए, फिर जाके वहीं फंस जाता मामला कि ये पता ही नहीं कि जादू भविष्य में कभी होगा भी कि नहीं, गैदरिंग अलाउड होगी कि नहीं। ऐसा समय आया कि लगा कि कभी भी मास गैदरिंग होगी ही नहीं। बहुत सारे हमारे जो टीम के मेंबर थे, लगभग 1 साल तक तो हम लोगों ने सबको सैलरीज वगैरह दी घर बैठ के, लेकिन फिर बाद में लगा कि हो ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने लोगों को जवाब देना चालू किया कि भाई आप लोग जो काम करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर जब जादू चालू होगा तब की तब देखी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे हमारे कलाकार, टीम के अच्छे स्किल्ड लोग भी इधर उधर हो गए। कुछ लोगों ने अपना व्यापार चालू कर लिया, कुछ ने कहीं दूसरी नौकरी कर ली। उस दौर में बहुत से कलाकारों ने इंटरनेट का सहयोग लेके अपना काम जारी रखा। क्या एक पल के लिए आपके मन में ये नहीं आया कि मैं अपना एक ऐसा स्टूडियो बनाऊं जहां से इंटरनेट की दुनिया? नहीं, कुछ जादूगरों ने मिलके ऐसे एपिसोड्स चालू किए थे यूट्यूब पे, जो वीक में एक बार हम लोग तो जादू, तंत्र, टोटका, हाँ, इन सब वो अंधविश्वास के उस स्कूल में, उस अपेक्ष में ये तंत्र जैसी चीज कुछ है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। अच्छा, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। जादू टोटका जो शब्द एक साथ, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अक्सर घरों में एक बात कही जाती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, वो घटित हुआ है, तो किसी ने आपके ऊपर जादू करा दिया। ये 100% ये मतलब लोगों को ठगने और वर्ग लाने की बात है। आपसे कभी किसी ने कहा कि जादूगर साहब इस पर जादू कर दो हमारा? बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो इस लड़की के चक्कर में है, उसको मतलब मेरे बस में कर दीजिए। वशीकरण करते हैं क्या वैसे आप? होता ही नहीं, करेंगे कहाँ से? तो ये हिप्नोटिज्म तो आर्ट है। हिप्नोटिज्म तो आर्ट है। नहीं, हिप्नोटिज्म अलग चीज है। ओके, वशीकरण, हिप्नोटिज्म क्या है कि देखिए बहुत ही सिचुएशंस के बाद क्रिएट होता है। हम लोग भी करते हैं, बहुत स्लाइड हिप्नोटिज्म करते हैं, और बहुत श्योर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हिप्नोटिज्म होता है,
ये पूरी सच्चाई है। और इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं। जो इसका जो सबसे लास्ट स्टेज होता है मास हिप्नोटिज्म, जो बोलते हैं कि एक साथ इतने लोग बैठे हैं, सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना। क्या लगता है मोदी जी मास हिप्नोटाइज करते हैं? बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक साथ बांधकर जो रख लेते हैं। ये तो मोदी जी मित्र हैं आपके? मित्र तो नहीं। कोई जादू वादू तो नहीं सिखा दिया उनको? पता चला हो कि सुनो साहब, मैं आपको एक बड़ा विधान देके जा रहा हूँ, बस अब आप इसका यूज करिए। लेकिन उनकी अच्छा चलिए, टीम, कोई राजनेता आपके पास आया जो इस थॉट के साथ आया हो कि भाई मुझे कोई जादू दे दो? बहुत सारे लोग आते कि जादू दे दो हमें। हमने मतलब पिताजी ने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अगर वो चीजें होती तो विधानसभा का चुनाव हम हारते थोड़ी। हाँ, पहले रिजल्ट देते होंगे, देखो ये काम नहीं किया है। आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले जिक्र में अशोक गहलोत जी का नाम आया। हमारे राजस्थान में उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। तो कभी इस तरह का संवाद हुआ? हाँ, उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई है। गहलोत जी से 4-5 बार मुलाकात हुई है और कई अलग अलग चीजों पे चर्चा भी हुई है। बेसिकली उनके फादर जो कि मैजिशियन थे और ये अपने पिताजी के साथ उनके शोज में